तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आपके जीतू भैया फिर से आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 3 लेकर के। इससे पहले ऑलरेडी हम लेसन जो पहला था और दूसरा था उसमें कार्य क्या होता है उसके बारे में अपन ने बात करी, ठीक है। फिर उसके मतलब कार्य को हमने बेसिकली लेसन नंबर 1 में अलग पढ़ा और लेसन नंबर 2 में अलग पढ़ा। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे अपन ने, ठीक है। उसके ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चन जो हमारे ग्राफ से रिलेटेड थे या नॉर्मल न्यूमेरिकल्स थे वो अपन ने सॉल्व करे। उसके बाद वहां पे हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें ऊर्जा स्टार्ट कर दी थी कि ऊर्जा क्या चीज होती है, ठीक है। कि किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी थी, डाइजेस्ट करने की कोशिश करी थी कि इसका मतलब क्या होता है। फीलिंग नहीं आ रही थी ना, तो फीलिंग लेने की पूरी अपन ने कोशिश करी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो उसी ऊर्जा के ऊपर डेडिकेटेड है। उसमें से एक जो हमारी ऊर्जा है जो मैंने आपको बोला था यांत्रिक ऊर्जा हमारे काम की है। बाकी बहुत सारी जैसे मैंने आपको ऊर्जाएं बोली, रासायनिक ऊर्जा होती है या फिर ऊष्मीय ऊर्जा होती है या थर्मल जिसको अपन थर्मल एनर्जी बोलते हैं, बहुत सारी तरीके की ऊर्जा होती हैं, लेकिन वो सब हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो हमारे को इस चैप्टर में पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा पढ़नी है जिसके दो पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो वो जो स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है उसमें से जो पहला पार्ट है हमारा गतिज ऊर्जा वाला पार्ट, वो इस पार्ट में अपन कवर करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिख रही होंगी। एक तो मैं आपको भागता हुआ दिख रहा हूँ और एक हमारे जो चुटकू मियाँ हैं वो बॉल को मारते हुए दिख रहे होंगे आप सबको, ठीक है। तो ये सब हमारे आज के टॉपिक से कैसे कोरिलेटेड है उसके बारे में अपन चलो बात करते हैं। इसके अलावा आज अपन एक टॉपिक और खत्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। काफी हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऐसा नहीं हमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा, टीचर वहां पे आपको यही बोलता था कि किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। बस वही अपने को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उसके न्यूमेरिकल कैसे अपने को हिलाने हैं, कैसे टच करने हैं, वो अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से जिसके अंदर हमने लिखा है कि हमारी गतिज ऊर्जा होती क्या चीज है, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है डेफिनेशन सिंपल सी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई है ना, कोई भी वस्तु है अगर वो गति कर रही है, ठीक है, मोशन में है, उसके पास कुछ वेग है, तो वेग की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपन ने बोल दिया गतिज ऊर्जा। फील नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मान लो रिवर फ्लो कर रही है ना, पानी से फ्लो कर रहा है, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, खड़े होते तो वो तुमको अपने साथ बहा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ना कोई ऐसी एक एनर्जी है उसके वेग की वजह से जिसकी वजह से तुम्हें वो अपने साथ बहा के लेकर चली गई, ठीक है। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही हो और सामने एकदम खड़े हो गए तुम, खाते भी तो हो नहीं, मतलब बिल्कुल पतले सुकड़े हो रखे हो, ठीक है, और एकदम से तुम्हें हवा उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि भाई उस हवा के अंदर या उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा है उसके वेग की वजह से जिसकी वजह से वो चीज आपको उड़ा के लेके चली जाती है अपने साथ, ठीक है। तो उस तरीके की ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब इसके बाद देखो एक डेफिनेशन ने और बोली है कि कोई भी गतिशील वस्तु जो होती है ना वो कार्य कर सकती है, ऑब्वियसली वर्क कर सकती है। कोई भी गतिशील चीज है, तो जैसे कार है, चल रही है, काम कर रही है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, घर्षण के विरुद्ध कार्य कर रही है, ठीक है। तो उसके द्वारा विराम में आने से पूर्व उसने जितना कार्य किया वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपके पास एक बॉल है और बॉल को आपने ऐसा सरफेस पर उड़का दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आपने उसके ऊपर बल लगाया तो आपने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी और वो एनर्जी कौन सी थी? गतिज ऊर्जा थी। क्यों? क्योंकि आपने उसके वेग में परिवर्तन किया। तो जब वो मोशन स्टार्ट करती, गति प्रारंभ करती है, तब से लेकर जब तक वो रुक नहीं जाती, तब जब तक वो विराम में नहीं आ जाती, उसके बीच में उसने उस घर्षण बल के विरुद्ध बहुत सारा काम किया, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था सरफेस जो होती है, जो सतहें होती है, बहुत इरेगुलर्स होती हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है, उनके बीच फंस जाती है एक दूसरे के बीच में। तो उसके अगेंस्ट उसने कुछ काम किया और वही काम जो है वो धीरे धीरे उसके ऊर्जा को खाती गई और लास्ट में बेचारी को रोक दिया, ठीक है। तो विराम में आने से पहले गति जब उसने स्टार्ट करी तब से जब तक वो विराम में नहीं आ जाती तब तक उसने जितनी भी ऊर्जा का हासिल करा है, जितनी ऊर्जा का उसने लॉस करा है गतिज ऊर्जा का, उसी कार्य के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो और मैंने आपको एक बार वापस से बता दी, ठीक है। तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके कुछ उदाहरण भी बुक वाले इस तरीके से लिखेंगे, भाई सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद फिर 2-4 एग्जाम्पल देंगे, फिर डेरिवेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल कभी एग्जाम में पूछे जाते नहीं है क्योंकि अब आप 11th में आ गए हो, 9th क्लास जैसा नहीं है कि आपको बोलेगा भाई गतिज ऊर्जा को परिभाषित कर दिए और उसके 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ।
आप डे टू डे लाइफ में हर जगह देखते हो इसके एग्जाम्पल। अभी जैसा मैंने आपको बताया ना, पानी के सामने खड़े हो जाओ, भाग के ले गई तो पानी का मोशन हो रहा है, ठीक है। मैं भाग रहा हूँ तो मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है। घोड़ा भाग रहा है, घोड़े का मोशन हो रहा है। फिरोज भैया चोर के पीछे भाग रहे थे, उनका मोशन था, उनके पास जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा थी, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चीज, उसके पास जो भी कोई ना कोई वेग है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास वेग है, जो गति कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से वो कार्य कर रही है, ठीक है। कौन सा काम कर रही है? हो सकता है घर्षण के विरुद्ध कार्य कर रही हो सकता है किसी और के विरुद्ध कार्य कर रही हो, लेकिन कार्य वो कर रही है और एट द एंड ऑफ द डे उसकी गतिज ऊर्जा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी अगर वो किसी वस्तु के विरुद्ध कार्य कर रही है तो। अगर नहीं तो फिर वो वस्तु उसी वेग से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जैसे मैंने अगर स्पेस में कोई पत्थर फेंका तो जिस वेग से फेंका था ना उस वेग से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई फ्रिक्शन फोर्स वहां पर लग ही नहीं रहा, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब आते हैं मेन इसके डेरिवेशन पे। इसके लिए सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। कुछ चीजें अपने को माननी पड़ती हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैंने आपको बोला एक बॉल है, 200 ग्राम की बॉल है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। आपने थोड़ा सा धक्का दिया तो 20 से 30 हो गई, ठीक है ना। 200 ग्राम की एक बॉल है, 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, आपने थोड़ा सा धक्का दिया तो मान लो वो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कितना कार्य किया या उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। तो बस इसी को वेरिएबल्स की टर्म में डालना है कि मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो वो 200 ग्राम की जगह अब मैंने बोल दिया m, फिर वो क्या बोलते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही थी, हम बोलेंगे वो u प्रारंभिक वेग से गति कर रही है, ठीक है। फिर हमने कुछ बल लगाया था, उस बल को हम यहाँ पे F बोल देते हैं। फिर उसके बाद उसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया था, तो यहाँ पे वेग को हम v बोल देते हैं। तो 3 पैरामीटर मैंने आपको बताए, 3 चीजें आपको बताई, वस्तु का द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। बस इनमें रिलेशन निकालना है कि भाई कितना काम तुमको करना पड़ा, कितनी एनर्जी आ गई आपके काम की वजह से उसमें, वही अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे एक बॉल ली है, बेसबॉल, आपने पहले भी देखी होगी, ठीक है। हमारे वीडियो में ये बेसबॉल की बॉल जो है वो पहले भी आई थी। तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना है, m है, और ये u प्रारंभिक वेग से इनिशियली चल रही थी, ठीक है ना। यानी इसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, इसका प्रारंभिक वेग u है, और आपने इसके ऊपर कोई बल लगाया, वो बल क्या था, F, और उस बल की वजह से, और हमें पता नहीं बल कितना लगा है, टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता बल कितना लगा, बस m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, u प्रारंभिक वेग से चल रही थी, कुछ बल लगाया गया, बल कितना लगाया गया पता नहीं, लेकिन बल लगाया गया बस इतना पता है, और उसकी वजह से उसका वेग बढ़ के कितना हो गया, उसका वेग हो गया v। तो v क्या है, इसका अंतिम वेग, ठीक है, v है इसका अंतिम वेग, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया डेरिवेशन में सिर्फ 3 चीजें पता है। अच्छा, जब भी अपन कोई डेरिवेशन करते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आती है, चाहे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे आप स्कूल लेवल का पेपर दे रहे हो, चाहे कुछ भी पेपर दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो डेरिवेशन तो उसमें डैम श्योर आएगी। तो जब भी आप कोई डेरिवेशन करने जाते हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन का गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेरिवेशन से निकालना क्या चाहते हो, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में यही क्लियर नहीं होता कि डेरिवेशन में निकालना क्या है, ठीक है। अभी जैसे आप 11th के अंदर पढ़ रहे हो तो 11th में नहीं करके मैं आपको सच बताऊं 70, 80 या 100 तक की भी डेरिवेशन है, छोटी बड़ी सब मिला करके कम से कम 70, 80 या 100 के आसपास डेरिवेशन है, इतनी 12th क्लास में भी है। तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो सब खिचड़ी बन जाती है ना, ये वाली डेरिवेशन पूछी, ये वाली पूछी, ये वाली कौन सी डेरिवेशन पूछी है। तो जब भी आप कोई डेरिवेशन करने बैठे तो सबसे पहले समझो कि डेरिवेशन का गोल क्या है। जैसे हमारे डेरिवेशन का क्या गोल है, हमारे डेरिवेशन का गोल है, उद्देश्य क्या है, गतिज ऊर्जा निकालना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है। उसके बाद हमें डेरिवेशन में क्या क्या पता है, हमें डेरिवेशन में यहाँ पे 3 चीजें पता है, हमें m पता है, हमें u पता है और हमें v पता है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, वो इन 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में आना चाहिए, कोई चौथा वेरिएबल घुस के नहीं आना चाहिए, ठीक है। पर मान लो कभी कभी हम डेरिवेशन देखते हैं कोई, तो उसमें कुछ वेरिएबल हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं कि भाई मान लिया कि समय t है, दूरी s है या विस्थापन s है, ऐसा कुछ मान लिया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बल F है, मान लिया मैंने, तो ये जो माना हुआ बल है वो बीच में ही जब मैं लास्ट रिजल्ट लिखूंगा तो हट जाना चाहिए। अब
अपनी इच्छा से मान सकते हो, जैसे मैथ में मानते हो ना, x माना y माना, लेकिन लास्ट में रिजल्ट के अंदर एक्स वाई थोड़ी ना दिखता है, उसमें तो वैल्यूज दिखती हैं। तो डेरिवेशन के साथ भी सेम ही चीज़ है। कर क्या रहे हैं एक्चुअली, गणितीय प्रक्रिया ही तो कर रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें तो कर रहे हैं अपन। तो आप जब भी कोई डेरिवेशन कर रहे हो, तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, गोल क्या है। दूसरा, आपने जो जो वेरिएबल आपको स्टार्टिंग में पता है वो पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। और थर्ड, जो भी आपने इन बीच में पैरामीटर्स माने हैं, जैसे बल मान लिया या समय t मान लिया या विस्थापन s मान लिया, वो लास्ट में रिजल्ट में नहीं होने चाहिए। लास्ट में रिजल्ट में वही चीजें आ सकती हैं जो इनिशियली अपन ने अज्यूम की हुई थी। ठीक है, हर डेरिवेशन का सेम फंडा है, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। फिजिक्स में डेरिवेशन का सेम फंडा है। ठीक है, डेरिवेशन को, अच्छा बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम, उनको डेरिवेशन समझ नहीं आती क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आती। उनके लिए सिंपल सी टेक्निक है, आपको डेरिवेशन के कुछ मेजर स्टेप्स लर्न होने चाहिए बस। ठीक है ना, ये स्टेप्स हैं। बीच की कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है, उसमें दिमाग थोड़ी ना लगा अपने को। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें, मतलब ये स्टेप, फिर मैथमेटिकल कुछ आ रहा होगा, फिर ये स्टेप, और आप बीच के स्टेप स्किप कर सकते हो। मैथमेटिक्स नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चल रही है, बीच के स्टेप स्किप कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो बहुत ज्ञानबाजी हो गई, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कोई वस्तु थी द्रव्यमान की, बॉल मान लिया अपन ने, और वो u प्रारंभिक वेग से चल रही थी, आपने कुछ बल लगाया और उसका अंतिम वेग क्या हो गया, v। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई इस वस्तु के अंदर ऊर्जा कितनी आ गई, मैंने उसके ऊपर कुछ बल लगाया तो उसमें कितनी ऊर्जा आ गई, इस बीच में उसने कितनी ऊर्जा अर्जित कर ली, वो मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे ऊर्जा निकालनी है। मान लो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो, जब मैंने बोल दिया ना मान लो, तो ये चीज लास्ट में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने माना है कि उसने इस समय में s दूरी तय करी है। ठीक है ना, इस समय में उसने s दूरी तय करी है, ये मानी हुई चीज है। मुझे तो सिर्फ तीन चीजें पता है, m पता है, u पता है और v, ये तीन चीजें पता है बस मुझे। इसके अलावा चौथी कोई भी चीज मुझे नहीं पता, ना तो मुझे f पता है, ना ही मुझे s पता, और कुछ भी नहीं पता, बस ये तीन चीजें पता है। तो लास्ट में रिजल्ट भी इन तीन चीजों के फॉर्म में आएगा। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मुझे कार्य निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कार्य किसके बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन के। लिख देता भाई बल इंटू विस्थापन। ठीक है सर, लिख दिया। अब सर कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, लिख दो यार, कॉस थीटा में क्या जाना है, लिख दो कॉस थीटा। अब क्योंकि हमने वस्तु को आगे धक्का दिया और वस्तु आगे ही गई, तो थीटा का मान सीधा सीधा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, थीटा का मान सीधा सीधा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा कार्य सीधा सीधा हमारा कितना हो गया, fs cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो दो, इसलिए जनरली हम जब ये डेरिवेशन करते हैं तो सीधा सीधा हम fs ही लिखते हैं। ठीक है, cos थीटा नहीं लिखते, पर फिर भी आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात यह है कि ना तो मुझे s पता है, ना तो मुझे f पता है, मुझे तो बस ये पता है प्रारंभिक वेग इतना था, अंतिम वेग इतना है, और वस्तु का द्रव्यमान इतना है, बस। अब क्या करना है, अब f और s की वैल्यू किसी भी तरीके से u, v और m की टर्म में लेकर आएंगे, बस यही हमें करना है इस डेरिवेशन में। तो देखो हम जानते हैं ना, f किसके बराबर होता है, m इंटू a के, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण के। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिया था, गति के द्वितीय नियम से हमने निकाला। तो m इंटू a आ गया। अब सर m तो पता, as नहीं पता, तो as की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। s विस्थापन, a त्वरण, इनके गुणनफल का मान मुझे नहीं पता, लेकिन u और v जरूर मुझे पता है। तो अब हम गति की तृतीय समीकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि मुझे a, s, u और v में संबंध चाहिए। वो तृतीय समीकरण ही दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो गति के तृतीय समीकरण से हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि v स्क्वायर किसके बराबर होता है, u स्क्वायर प्लस 2as के। चाहिए क्या सर, a और s चाहिए। ठीक है, बाकी सबको एक तरफ पटको, as को एक तरफ पटको, तो इसको उठा के यहाँ लेके जाओ, तो ये भाई साहब धनात्मक से हो गए ऋणात्मक, और ये 2as एज इट इज। फिर क्या चाहिए सर, as चाहिए, तो ये 2 भी लफड़ा कर रहा है, 2 को भी उधर पटक दो, यहाँ पे गुणा में है, वहां पे जाके भाग में हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
बटा 2, ये हमारे पास ए एस का मान है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए एस का मान। बस इस ए एस का मान जो है उसको पहले जो समीकरण थी मान लेते, चलो उसको नाम दे दो अपनी इच्छा से, एक डाल दो। ठीक है, एक नाम दे दिया, इसमें डाल कर इसमें डाल दो। देखो क्या है हमारे पास, ए एस का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो देखो m की जगह m, ए एस की जगह पूरी वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये कार्य है और यही हमारी उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित भी है। और कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कई कई जगह गतिज ऊर्जा के आगे, यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट में नोट लिख देते हैं, यहाँ पे जो हम बातें लिख रहे हैं वो इससे रिलेटेड है थोड़ी, पर हमें डेरिवेशन में लिखनी नहीं है। ठीक है ना, ये बस आपके समझने से रिलेटेड है। तो ये चीज आपको कॉपी करनी है, लेकिन साइड में डेरिवेशन करोगे तब ये सब चीजें ध्यान नहीं रखनी, मतलब ये आपके समझने के हिसाब से कर मत देना एग्जाम में। तो नोट में देखो, कई जगह गतिज ऊर्जा को, क्योंकि हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए कई जगह गतिज ऊर्जा की जगह शॉर्ट में सिर्फ के ही लिखा होता है, या कई जगह ये मैंने स्लैश लगाया ना, स्लैश का मतलब ये या फिर ये। ठीक है, ऐसे नहीं मैंने कुछ दोनों एक साथ लिखा, ये या फिर ये स्लैश लगाया, इसको हम लिखेंगे ई और नीचे लिख देंगे हम बेस में के। ऐसे जब स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो या तो पी लिख देते हैं या तो ई और बेस में लिख देते हैं पी। कई जगह ये लिखा होता है, कई जगह ये। हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ज्यादा आसान है, क्योंकि के ई दो अलग अलग वेरिएबल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। इसकी गतिज ऊर्जा देखो किसके बराबर आएगी, ई के इज इक्वल्स टू एम बटा 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, निकल आया, बाहर आ गया। ठीक है, अब कुछ बुक्स जो होती हैं, देखो हमें रिजल्ट चाहिए था, 3 वेरिएबल माने थे हमने, u, v और m, 3 की फॉर्म में आ गया, खत्म हो गया डेरिवेशन। कुछ बुक्स जैसे आप एनसीईआरटी या कोई और बुक देखोगे या किसी और में डेरिवेशन देखोगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि वो प्रारंभिक वेग को स्टार्टिंग से 0 लेके चलता है। वो बोलता है कि वस्तु गति जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब स्टार्टिंग में वस्तु क्या थी, रेस्ट में थी, गति नहीं कर रही थी, विराम में थी। तो विराम से कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है और F बल लगाने के बाद उसका वेग सडनली v हो जाता है, जिसका द्रव्यमान m है, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप प्रारंभिक वेग को 0 मानना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं, आप मान लो। प्रारंभिक वेग 0 अगर आपने मान लिया तो उस केस में होगा क्या, बस होगा इतना सा कि इस रिजल्ट के अंदर ये u स्क्वायर नहीं आएगा, फिर उसमें सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ v स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है कि v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो हम इसको स्पेशल केस में लिख देते हैं, हम इस चीज को हमारे स्पेशल केस में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि यदि वस्तु विराम से गति प्रारंभ करे तो अगर वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तो उसका u कितना हो जाएगा, 0। अगर उसका u 0 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m, और पीछे जाके देखो u की वैल्यू 0, सिर्फ कौन बचा, v, तो आंसर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब जानते हो वैसे तो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, छोटी क्लास से ये तो पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में कर लिया होगा, पर जैसा मैंने आपको बोला थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत थी। तो आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, चल अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन। अब अपने को ये जो अपने डेरिवेशन निकाली है, ये तो हमारी 9th क्लास की डेरिवेशन थी। 9th क्लास में तो हमने पढ़ लिया सर, ये ऑलरेडी आता था हमें। तो अब हमें इसे कलन विधि से
या हमें समाकलन का यूज करके निकालना है, इंटीग्रेशन का यूज करके डेरिवेशन कैसे आएगी। जैसे हमने गति की समीकरणें निकाली थी, एक तो ग्राफीय विधि थी जो 9th क्लास में भी पढ़ी थी और 11th क्लास में भी पढ़नी पड़ गई, और एक हमारी कलन विधि भी थी, कैलकुलस मेथड भी था जो हमने सिर्फ 11th क्लास में पढ़ा, क्योंकि 9th क्लास तक हमें अवकलन और समाकलन जैसी चीजें नहीं आती थी। ठीक है, तो 11th क्लास में अपने को वो पढ़ना पड़ा। इसी तरीके से क्योंकि हमें तब तक कलन नहीं आता था, अभी नहीं आता ना, 9th क्लास तक नहीं आता तो नहीं पढ़ाते, 11th क्लास में हमें कलन आ गया, कैलकुलस आ गया, तो हम इसका यूज करके इस डेरिवेशन को भी डेराइव करेंगे। बहुत आसान है, जैसे गति की तृतीय समीकरण स्टार्ट डेराइव करी थी ना, बिल्कुल एज इट इज कॉपी मारना उसका। ठीक है, अभी देखो हमको पता है कि वस्तु में अपन जो कार्य कर रहे हैं वो बल इंटू विस्थापन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम कलन विधि के बारे में बात कर रहे हैं तो वस्तु को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ds थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, F इंटू ds, और अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। ध्यान से समझे, हम जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, W बराबर F इंटू s। लेकिन मैंने आपको बोला यार कि मैं बल तो F ही लगा रहा हूं, वो तो नियत है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैंने विस्थापन उस पर लगाया ना वो बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा सा है। तो विस्थापन क्या है, ds, तो कार्य कितना हो गया, dw। लेकिन बल क्योंकि नियत है इसलिए मैंने बल के आगे डी नहीं लगाया, क्योंकि बल तो जैसे मैं 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, 2 न्यूटन का ही बल लगा रहा हूँ, वो चलती जा रही है 2 न्यूटन के बल से। ठीक है, तो बल नियत है इसलिए बल के आगे कुछ नहीं लगाया, बल के आगे डी नहीं लगेगा। चेंज विस्थापन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कार्य भी चेंज हो रहा है, बल उतना ही लग रहा है। तो अगर मैं बहुत छोटे से विस्थापन के लिए बात करूं तो छोटा सा विस्थापन ds और छोटा सा कार्य dw। ठीक है, तो माना किसी वस्तु पर F नियत बल लगाया जाता है तब ds विस्थापन के लिए हम जानते हैं कार्य कितना होगा, कार्य हो जाएगा dw, और वो dw किसके इक्वल है, fds। अच्छा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत छोटे से काम की बात कर रहे हैं इसलिए आप इसको f वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप सिर्फ fs लिखो, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, डॉट हटाओगे और लिखोगे fds cos थीटा, और मैंने आपको बताया थीटा का मान कितना लेना है, 0, क्योंकि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो थीटा का मान आप 0 ले लो, और cos 0 का मान सब जानते ही हैं अपन 1, जो पहले किया था वैसा ही है। तो dw हमारे पास कितना हो गया, fds, इस तक हम पहुंच गए। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन में हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं, जहां हम बोलते हैं ना कलन विधि का यूज कर चीजों को डिराइव करना है, वहां पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। हम बहुत छोटी सी विस्थापन के बारे में या लंबाई के बारे में बात करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, पूरी उस वस्तु के लिए, ठीक है, उस पूरे सिस्टम के लिए, उस पूरे निकाय के लिए। तो हम यहाँ पे भी ये करने वाले हैं। हमने ds विस्थापन किया है ना, तो हम इसको 0 से s तक लेके जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे s तो पता ही नहीं है, मुझे तो वेग पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको वेग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समस्या, इसको मैं वेग में कैसे कन्वर्ट करूं, मुझे तो आता ही नहीं वेग में कन्वर्ट करना, मैं इसको वेग में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं। तो फिर अपने को सोचना पड़ेगा कि हम जो ये हमारा जो f है, इसके अंदर f को जब हम m इंटू ए लिखेंगे, देखो जब हम f को m इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वेग के रूप में इसका समाकलन कर सकते हैं, मुझे प्रारंभिक और अंतिम वेग पता है, मुझे विस्थापन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे ds को किसी तरीके से किस में कन्वर्ट करना है, वेग में। ठीक है, तो देखो आप, तो ये हमारे पास m इंटू ए आ गया, ये आ गया हमारे पास ds। ठीक है, अब a क्या होता है भाई, a त्वरण होता है, त्वरण किसके बराबर होता है, dv बटा dt के बराबर होता है सर। ठीक है, क्योंकि छोटे सी बात कर रहे हैं ना, इसलिए dv बटा dt, नहीं तो del v बटा del t लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, चूंकि a बराबर होता है dv बटा dt, तो इसकी अकॉर्डिंग इसका यूज करा अपन ने, करा तो देखो कितना हो गया हमारे पास, dw इज इक्वल्स टू m dv बटा dt,
और ये आ रहा है हमारे पास ds। अब सर अब क्या करना है, तो बच्चों देखो अपन ने a की वैल्यू जो थी dv बटा dt उसको उठा करके इसमें डाल दिया। अभी भी ये ds भाई साहब यहाँ बैठे हैं सर, सारी चीजें v और m के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि ds बटा dt वापस वेग बन गया, ds बटा dt वापस क्या बन गया, वेग बन गया। हम इसे पीछे लिखते हैं m dv बटा dt इंटू ds। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे हैं जैसा हमने आपको बोला, और हमने बोला ds बटा dt वापस क्या बन गया, वेग। तो इस ds बटा dt को हम लिख सकते हैं वेग। ठीक है ना, कौन सा वेग, v वाला वेग। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या हो हमारे पास, dw इज इक्वल्स टू m dv एज इट इज, और ये हमारे पास हो गया v। ठीक है ना। अच्छा, ये v पीछे अच्छा नहीं दिख रहा, इसको आगे लिख देते हैं क्योंकि करना तो समाकलन है। तो dw बराबर m इंटू वी dv। यहां पहुंच गए। हमने क्या किया, एक बार वापस समझाते हैं आपको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हमें वेग के रूप में सारी चीजें चाहिए थी, तो हमने f को लिखा ma, फिर a को लिखा वापस dv बटा dt, फिर ये ds भाई साहब फिर भी प्रॉब्लम कर रहे थे, तो फिर इस ds बटा dt को वापस क्या लिख दिया हमने, वेग v। ठीक है, क्या लिख दिया हमने इसको, वेग v। देखो वेग v लिख दिया। ठीक है, ये रहा वेग v। इसके बाद हमने ये हमारा m इंटू वी बन गया, dv बन गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा वेग u से कहां पे परिवर्तित हो रहा है, v पे। u से कहां परिवर्तित हो रहा है, v पे। u से कहां परिवर्तित हो रहा है, v पे। तो समाकलन कर दो ना। तो वस्तु का वेग u से v परिवर्तित होने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखो, जब अपने को u से v तक का अपने को कार्य निकालना है, यहां भी समाकलन कर देंगे और यहां पे भी समाकलन करेंगे mv dv का u से लेके v तक। ये आपके सिलेबस की पहली ऐसी डेरिवेशन है जो आप इंटीग्रेशन का यूज करके कर रहे हो। करी हमने क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में, पर शायद इतनी ट्रिकी नहीं थी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहां से डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना 12th में रोते रहोगे, स्टेप्स का रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी समझ लो, हमें चाहिए ही चीजें u और v की, मतलब v की फॉर्म में ही चाहिए थी क्योंकि हमें तो वेग पता है अंतिम और प्रारंभ में, इसलिए मैंने पहले ds और a को कन्वर्ट किया v dv में, और फिर मैं यहां तक पहुंचा। और क्योंकि वेग के, देखो अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, v के सापेक्ष, तो लिमिट भी उसकी लगेगी u से लेके v तक, तो मैंने उसकी लिमिट लगा दी। अब ये m भाई साहब कांस्टेंट है। अब आप ऐसे मत बोलो ना v भी कांस्टेंट है, ना भगवान, v के सापेक्ष तो समाकलन हो रहा है, v तो परिवर्तित हो रहा है ना, तो m को बाहर फेंकेंगे, v का समाकलन करेंगे। ठीक है, देखो तो dw का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, m को बाहर फेंका, v का समाकलन v के सापेक्ष u से लेके v तक। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है, यहां ध्यान दें, x की पावर n का समाकलन हमने पढ़ा था, घात 1 बढ़ा दो और नीचे जो ऊपर जो घात लिखी है वही नीचे भी लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास है, सिंपल। तो बस डालो ना इसके अंदर, तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ऐसा करने पे घात कितनी, 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1, ये m, और जब dw का समाकलन हो जाएगा तो वो w में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक, u से लेके v तक। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, v² बटा 2 और ये m। अब जिन बच्चों ने समाकलन अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको पता है इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए पहले मैंने फॉर्मूला बताया, ये नहीं पढ़ा वापस बता देते हैं। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ गई, m बटा 2, पहले रखा v² माइनस फिर u²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है किसके लिए, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है गतिज ऊर्जा के लिए, सेम डेरिवेशन होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए। तो जो इसके लिए डेरिवेशन करा वही कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कर डालना, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए कोई अलग अलग डेरिवेशन नहीं होता। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आई होप सबको डिराइव करना आ गई होगी। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, ये हम देख लेते हैं, फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय पे जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हम दो क्वांटिटीज के बीच में निकाल रहे हैं। पहली ये गतिज ऊर्जा जिसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी यानी ई के, और दूसरी हमारी संवेग यानी मोमेंटम जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल पी। तो मुझे इन दोनों में संबंध चाहिए कि भाई इन दोनों में संबंध होता क्या है। तो देखो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन समस्या क्या है कि जो P होता है उसका फॉर्मूला तो m × v होता है। अब क्या करें भाई, P तो m × v क्या होता है और उसको कैसे यहाँ पे फिट करना है। अब सर फिट करने के लिए काम कर रहे हो आप, यहाँ से सर v उठा के यहाँ पे रख दो और 2 उठा के यहाँ पे रख दो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 को यहाँ ले आओ और v को नीचे ले जाओ और mv लिख दो। ये लो सर mv रह गया, उसको p बना दो सर। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेग जो है वो वेरिएबल है, मतलब वो बार बार चेंज हो रहा है। तो जो चीज अचर होती है, जो चीज कांस्टेंट होती है, उससे गुणा भाग किया जा सकता है। जो वेरिएबल होती है, जो चर राशि होती है, उससे जनरली हम गुणा भाग नहीं करते। ठीक है, रिलेशन जब अपन इस तरीके के ड्राइव करें तो हम यहाँ पे गुणा भाग जब करेंगे तो m से कर सकते हैं ताकि ऊपर m² v² बन जाए, नीचे भी m आ जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें ना v से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें या v को उधर ले जाए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम m से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं क्योंकि m एक अचर राशि है। ये जो आपने करा वो गलत है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि v वेरिएबल है, वस्तु की गति के साथ बार बार चेंज हो सकता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान हमने नियत माना है, इसीलिए हम m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे लेकिन v से नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। तो देखें इस बात को अच्छे से। ये हमारे पास फॉर्मूला आया, हमें ऊपर अगर m² मिल जाए तो मैं उसको p² लिख सकता हूँ। mv² तो है, m का भी वर्ग मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, m से गुणा भाग कर लेते हैं। m से गुणा भाग करने पर हमें मिला e के बराबर ½ mv² और एक गुणा करा m से, भाग भी दे दिया m से, क्योंकि यूक्लिड बोलता है हम किसी भी चीज को गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। तो देखो e के बराबर ½ m² v² और बटा m। ठीक है, अब m × v क्या बन गया, मोमेंटम, संवेग। तो ये हो गया हमारे पास p का वर्ग। कैसे लिखा डायरेक्टली मैंने, इसको पहले मैंने ऐसे लिखा ½ mv का होल स्क्वायर और बटा में लिखा मैंने m। तो mv का होल स्क्वायर आ रहा है, mv का होल स्क्वायर, तो उसको p² लिख दिया और डिवाइड में 2m e²। ठीक है, तो यहां से बस रीअरेंजमेंट कर दो थोड़ा सा, 2m यहां आ गया, e² यहां आ गया और p² आ गया। यह क्या रिलेशन। पर कई बुक्स में इसको हटा देते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे p एक तरफ चाहिए, मुझे e एक तरफ नहीं चाहिए, मुझे p एक तरफ चाहिए। तो p चाहता हूं मैं, p² नहीं, मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा, रूट ले लूंगा। रूट लेने के बाद रिलेशन को जैसा आएगा p बराबर रूट में 2m e²। ये रिलेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ 11th में बल्कि 12th में भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये जो हमारी डेरिवेशन है, सॉरी ये जो रिजल्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेरिवेशन 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाएगी, इससे ज्यादा की आप सोचना भी मत कि 1-2 नंबर से ज्यादा आएगी। वैसे तो 1 नंबर से ज्यादा की भी नहीं है, 1 नंबर में डिराइव करने के लिए आ सकती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, टीचर की थोड़ी सी दया रख गई तो 2 नंबर दे देगा, वरना तो 1 नंबर के लेवल की है। ठीक है, अब यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है ना, ये p बराबर रूट में 2m e² मतलब गतिज ऊर्जा से है, इससे कुछ और चीजें निकालते हैं और उससे कुछ और रिजल्ट निकालते हैं, वो देखिए आप बच्चे। अब मैंने आप लोगों को कुछ चीजें समझा रखी हैं, मैं इस फॉर्मूले को पहले तो आगे वापस लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास आया p बराबर रूट में 2m e²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। अब यहां पे कुछ चीजें नोटिस करिए। अगर m वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, यदि m जो कि वस्तु का द्रव्यमान है वो नियत है, जैसे कि हमने मान रखा है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि m क्या है हमारा, नियत है।
m क्या है, नियत है। तो m अगर हमारा नियत है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि p जो है वो रूट में काइनेटिक एनर्जी के यानी गतिज ऊर्जा के सीधे समानुपाती होगा। ध्यान से सुनना चीज को। अब फिजिक्स की कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझ रहे हो कि जब भाई दो नियतांक है, m नियतांक है, तो 2 और m को हटाओ, उसकी जगह समाकलन सीधे समानुपाती का चिन्ह लगाओ। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब एक राशि a b राशि मतलब दूसरी राशि b के सीधे समानुपाती होती है तो उस केस में मान लो मैंने दो अलग अलग संवेग मापे हैं p1 और p2। अब p1 के सापेक्ष कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आई होगी, उसको बोलते हैं ek1, और इसके लिए दूसरी ek2। उसका जो रिलेशन होगा वो जैसा होगा p1 बटा p2 बराबर रूट में ek1, ये पहली गतिज ऊर्जा हमारी, और ये डिवाइड में रूट में ek2। ठीक है, क्या बता रही, मान लो जैसे मैंने बोला कि वस्तु का भी संवेग मान लो, मैंने बोला 2 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है, और उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा मान लो 20 जूल है। अगली बार मैंने आपसे बोला कि यार ना जो संवेग है ना वो 2 से 4 हो गया, 2 से 4 kg मीटर प्रति सेकंड हो गया। पहले 2 था, यहाँ पे 20 था, अब मैं बोल रहा हूँ 4 हो गया, तो मुझे बताओ ये वैल्यू क्या होगी। पहले यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 2 था, बोलो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, क्वेश्चन मारा। अब नई गतिज ऊर्जा क्या होगी, रिलेशन सॉल्व करो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये देखो, ये 2 दूनी 4 हुआ, फिर उसको उधर लेके जाओगे, फिर यहाँ से आराम से गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो ना, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, बोले सर नहीं फील नहीं आ रहा इसको ऐसा लिखने का, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रीवियस जो हमने रिलेशन देखा था इस वाले से, कि पी स्क्वायर जो है वो ई के सीधे समानुपाती। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है ना, अगर हम बोले ऐसा ही बोल सकते हैं, पी स्क्वायर ई के सीधे समानुपाती है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, p1 का स्क्वायर बट्टा p2 का स्क्वायर बराबर है ek1 के ek2 के। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई p और e में वक्र कैसा बनेगा, बताओ मेरे को कैसा वक्र बनेगा, तो मैंने आपको समझाया हुआ है, सीधे समानुपाती के केस में वक्र जो होता है, चाहे मैं आपसे p स्क्वायर के लिए बोलूं, चाहे p और रूट में e के बोलूं, क्योंकि सीधे समानुपाती इसलिए वक्र स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, सिलेबस में इतना सा है, सिलेबस में ये बात नहीं, पर सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो सर, तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रिजल्ट, ऐसे कंक्लूजन, ऐसे परिणाम जो होते हैं वो कहीं दिए हुए नहीं होते, आपको खुद के समझ के निकालने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, सर उस टाइम क्यों नहीं बताया, तो सुन लो ना, अभी सुन लोगे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप ये कहानी आप सबको क्लियर हो गई होगी, रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर और मुख्य टॉपिक पर, जो है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी वस्तु पे कोई कार्य कर रहे हो तो वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखो ये लिखा है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। जैसा मैंने भी बोला कि मैंने फिरोज भैया को, जो चल रहे थे आराम से, मैंने उनको धक्का दिया तो मेरे बल ने जितना काम किया उनके ऊपर तो उनका वेग बढ़ गया, तो मैंने जितना काम किया, मेरे बल ने जितना काम किया उनके ऊपर, उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ गई। ये यहाँ पे लिखा है। अब इसको लिखना कैसे, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ऐसे लिखोगे आप। परिवर्तन मतलब डेल, या ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख दो। अगर आप, कई बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे ये ई के लिखने में, तो बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं कि W बराबर डेल के ई, काइनेटिक एनर्जी। कोई घबराने वाली बात नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, गतिज ऊर्जा लिखनी है वो लिखो, ई के लिखना ई के लिखो, के ई लिखना के ई लिखो, आपके ऊपर है। ठीक है, बोलता क्या है ये कि मान लो कि वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो के एफ फाइनल है, वाले से ले लेते हैं, चलो के एफ फाइनल है, के ई फाइनल है मतलब अंतिम, और प्रारंभिक क्या है, के ई इनिशियल। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो ना, तो ऐसा लिख दो
kf अंतिम मतलब उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा जब उसका वेग v है माइनस ke प्रारंभिक, ठीक है, जब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, मतलब सॉरी वेग कितना है u। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब वही रिजल्ट पुराना वाला, यहाँ पे kf क्या बता रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जहां मैं f लिख दूं समझ जाना फाइनल है, पहले भी बता रखा है मैंने बहुत बार। और i का मतलब किससे, इनिशियल से, ठीक है। अब अंतिम जो उसका वेग था वो कितना था, v, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अरे सर ये रिजल्ट तो अभी निकाला था सर, हमने तो बोला था कार्य इसी तो करा था अपन ने, उसी से तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आया था। तो स्कूल में डेरिवेशन आया बेटा करने के लिए, कुछ नहीं करना बेटा, ये जो हमने पीछे डेरिवेशन किया है उसने बोला कि किसी भी मेथड से कर दो, टीचर ने बोला जो तुम्हारा दिल करे जो तुम्हें आता हो वो कर लो, आसान ही पड़ता है सर, इससे करो। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये लो निकल गया आपका रिजल्ट, ये आ गया। और अगर बोले नहीं भाई कैलकुलस मेथड से चाहिए मैं तो ये रहा कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय ऑलरेडी पढ़ ली, कुछ अलग नहीं था। हम यही बोल रहे हैं कि किया गया का जो कार्य होता है वो जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, ठीक है। राखी वाखी भी आके चली गई, ठीक है, बहुत तुमने मिठाइयाँ खा ली, खूब क्या बोलते हैं मस्ती वस्ती कर ली, थोड़ा पढ़ने में भी ध्यान दो और 11th को मजे मजे में मत निकालो, ठीक है बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल।